Hello students, this is Vinay Sharma and you all are welcome to my channel Vinay Sharma Learning Portal, an initiative by Teachers Group. Today we are going to start with our new topic, Constitution Why and How, the main functions of Indian Constitution, Class 11 Part 2. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एग्जिस्टेंस में आता है और कौन कौन से उसमें पर्टिकुलर लीडर्स थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया. आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके सबसे मेन फंक्शंस क्या है, मतलब हमें उसकी नीड क्यों है और साथ ही साथ वो कौन कौन से ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से ऐसी पावर्स हैं या ऐसे कौन कौन से लिमिटेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट, टू द सिटीज़न और टू द नेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे हम पहले देखते हैं जो बेस है किसी भी चीज़ को या फिर आप किसी भी एक्सपेक्ट को जानने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसका मीनिंग जानने के लिए. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है. द बेसिक लॉ और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे बात करें तो किसी देश या संगठन के आधारभूत विधि विधान को संविधान कहा जाता है. मतलब जो बेस है, जिस एक सेट ऑफ रूल है या फिर आप कह सकते हो बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें हमें कई सारी चीज़ें, हमारी ड्यूटीज़, हमारे राइट्स, हमारे फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं टू द गवर्नमेंट, टू द सिटीजन्स. तो उस पूरे बंच को, उस पूरे एक सेट को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं. और इसकी एक और डेफिनेशन है जिसको हम कह सकते हैं द वे द पार्ट ऑफ समथिंग आर पुटिंग टुगेदर. मतलब कि किसी वस्तु की बनावट की संरचना या गठन उसका किस तरीके से किया गया है या उसका जो पूरा एक गठन है या फिर एक पूरा एक उसका क्या नाम है स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है जिसमें कई अलग अलग चीज़ों को उसमें डाला गया है, वो भी क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है. और आज के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है वो क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन सेट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग जो हमारे सामने यहाँ पर आता है वो क्या आता है कि संविधान एक ऐसा लिखित जीवंत दस्तावेज है जो क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है. समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय मतलब एक इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना इन बिटवीन द गवर्नमेंट और द पीपल, जिसमें क्या हो, ना तो गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर मिल जाए और ना ही पीपल का डिमोलिशन हो जाए या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए. तो इन दोनों पावर्स के और लिमिटेशंस ऑफ पावर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब प्रिंसिपल्स, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत के साथ रूल्स, तो उन सभी का जो एक रिटन फॉर्म होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा. बट सभी कंट्रीज़ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका रिटन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं. अब यहाँ पर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने एक बात कही थी व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज अ ड्राफ्टिंग कमेटी हेड. तो उन्होंने बोला, इफ़ आई फाउंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट. मतलब अगर मैंने ये देखा कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ किया गया है तो मैं ही उसको सबसे पहले ख़त्म करने वाला, मैं ही उसको जलाने वाला पहला आदमी बनूंगा. अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर जो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उनका हेड होने के नाते मैं ये बोलता हूँ. ये किन्होंने कहा, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा, जो कि हम बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के आप हेड वही थे. इसके बाद आगे देखते हैं. तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें किसी एक संविधान की, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि संविधान एक इतना छोटा टॉपिक नहीं है जिसको कोई भी एक क्लास में या फिर एक आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसको समझा दिया जाए या उसको समझ लिया जाए. लेकिन इसको जितना हो सकता है हम उसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संविधान के बारे में जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि संविधान किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से फंक्शनेट होता है. अगर हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि भाई संविधान में जब स्टार्ट हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे,
स्केड्यूल्स थे, पार्ट्स थे, लेकिन ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि वो पार्ट्स, वो स्केड्यूल्स, वो आर्टिकल्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन से ऐसी पावर्स हैं, कौन कौन से ऐसी लिमिटेशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं टू दी गवर्नमेंट और टू दी सिटीज़न ऑफ नेशन। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो फंक्शन बता रहा है, जो सबसे फर्स्ट आप कह सकते हो कि जो उसकी नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें एक ऐसी कह सकते हो समन्वयता देता है, एक ऐसा आप कह सकते हो कि निष्ठा प्रोवाइड करता है या एक निष्ठ बनाता है, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई देखो, कोऑर्डिनेशन किसके बीच बनाना? कोऑर्डिनेशन बनाना है लोगों के बीच। और वो लोग कौन है? वो पीपल कौन है? वो पीपल है इंडिया के। पीपल कौन है भाई? पीपल है इंडिया के लोग। अब इंडिया के लोगों के बीच में क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी भाई? इंडिया तो हमें पता है इंटीग्रेटेड है, सभी लोग आपस में मिले जुले रहते हैं, डाइवर्सिटी है, मानते हैं डाइवर्सिटी है, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, जॉब में कलीग्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन सेट करके काम करते हैं। बट फिर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की अश्योरेंस, इस चीज़ की हमें गारंटी मिलती है कि क्या करें? अलाउंस हो। किस चीज़ का अलाउंस हो भाई? कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, कि हमें वहाँ पर कोऑर्डिनेशन सेट किया जाए। कोऑर्डिनेशन किन के बीच में? इन बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स और डिफरेंट अलाइंसेस। ठीक है, मतलब कि अलग अलग आस्था वाले लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, जो कि कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्रिश्चियंस हैं, तो और उनकी कुछ परहैप्स उनकी क्या है, कुछ मान्यताएं हैं, और कुछ जो है बिना किसी रिलीजनिटी के सिर्फ एक आइडियोलॉजी के ऊपर अपने आप को पूरा जीवन को बिताते हैं, अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ उस नेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इन सभी के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन सेट करना, एक परफेक्ट सिस्टम, ऐसा एक कह सकते हो कि आप एक समन्वय स्थापित करना कि लोग आपस में एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर सकें। एक दूसरे की नीड्स का मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जॉब गिवर्स हैं और जो जॉब टेकर्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मतलब कि सिर्फ जॉब गिवर वही बनेगा जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, पर्टिकुलर कास्ट से, पर्टिकुलर क्लास से रिलेट करता हो, तो ये सब चीज़ें ना हो। इसी वजह से इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक ऐसा इंश्योर किया जाता है कि वो सभी लोग आपस में मिलजुल कर कार्य कर सकें। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली प्रोक्लेमेटेड एंड नोन टू आवर मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। कि मतलब किसी भी समूह की ये बुनियादी आवश्यकता, मतलब बेसिक नीड होती है क्या? कि नियम जो सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित हो। प्रख्यापित मतलब सभी के लोगों पर बराबर लगाए जाने। सार्वजनिक मतलब सभी के ऊपर बिल्कुल कॉमनली। अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो वो थर्ड पर्सन को जो सामने है मेरे, उसको भी बोलने का अधिकार है। जो आपका फ्रेंड है उसको भी बोलने का अधिकार है। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बोलने का अधिकार है। मतलब कि ऐसे रूल्स, ऐसा सेट ऑफ रूल्स विच आर कॉमनली बी इन यूज़, और वो किसके लिए हो? बिल्कुल सभी के लिए हो। कोई एक इम्पॉर्टेंट किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ना हो, पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए ना हो, पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ना हो, पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन ऑफ पीपल के लिए ना हो, तो वो सभी के लिए बराबर हो। लेकिन ये नियमों को न केवल ज्ञात होना चाहिए बल्कि उन नियमों को लागू करने योग्य भी होने चाहिए। मतलब कि कौन ये इम्प्लीमेंट करेगा। अब ये तो बात हो गई भाई कि हाँ, हमें इस नियम के बारे में पता है दैट वी ऑल हैव द राइट्स टू स्पीच। हमें आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम टू स्पीच दे देता है, हमें बोलने का अधिकार दे देता है। लेकिन उस अधिकार के बारे में हमें पता तो है, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट, उसको लागू करना भी उतना ही अनिवार्य है जितना उसके बारे में पता होना। तो यहाँ पर पहला फंक्शन जो हमारे सामने आता है वो यही आता है, टू कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस इन बिटवीन द सिटीजन एंड द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर बात करता है कि संविधान का पहला कार्य क्या है? समूह प्रदान करना। बुनियादी नियम किसका समूह प्रदान करना भाई? यहाँ पर समूह प्रदान करने का मतलब है
रूल्स प्रोवाइड करना, एक ऐसा नियम प्रोवाइड करना, एक ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करना, एक बेसिक रूल्स ऐसे प्रोवाइड करना जो मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी बना सके। एक समन्वय, न्यूनतम समन्वय मतलब मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मतलब हर एक लेवल पे जिस पर उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नीड है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है भाई? साथ मिलकर रह सकना, एक दूसरे की नीड्स को समझ सकना, एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि जो स्किल्स हैं उनका यूज़ कर सकना, और वो भी विदाउट ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट ऑफ एनी डाउट्स एंड विदाउट ऑफ एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट ऑफ एनी यू कैन से एज द लिमिटेशंस, कि उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, कुछ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी का भी। एक पार्शली क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन सेट होना चाहिए कि किस तरीके से आपके डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर सकें। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो द फर्स्ट फंक्शन, जो पहला कार्य होता है, इज़ टू बी कोऑर्डिनेट, इज़ टू बी सेट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल ऑफ नेशन, पीपल ऑफ सोसाइटी। आगे बात करते हैं सेकंड। तो सबसे अब यहाँ पर हमने फर्स्ट का देखा, जो हमने देखा कि फर्स्ट फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो था कोऑर्डिनेशन सेट करना इन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया, एक समन्वय स्थापित करना लोगों के बीच में, एक आपसी आप कह सकते हो कि भाईचारा निभाकर एक आपसी भाईचारा बनाना। संविधान हमारा पहला कार्य देता है, जो पहला कार्य करता है संविधान का, जो कोऑर्डिनेशन सेट करता है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात करता है कि और क्या कार्य हो सकते हैं और किस लिए हमें नीड होती है, और क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें संविधान हमें जो है वो इंडिपेंडेंसी देता है, या फिर संविधान हमारे मदद करता है, हेल्प करता है। तो सबसे सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है वो क्या होता है? द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि निर्णय लेने की शक्तियों की विशिष्टता, कि निर्णय कौन लेगा सोसाइटी में। अब मैंने आपको एक बात बोली थी जब हमने इससे लास्ट स्लाइड देखी थी, आप सब देख सकते हैं कि इन नियमों को ना केवल ज्ञात होना चाहिए बल्कि उन्हें लागू करने योग्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में हमें इंडिकेशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल, मतलब वो सिर्फ पता नहीं होने चाहिए, उनको लागू करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताता कि उसको लागू करेगा कौन भाई, कौन उन नियमों को इस्टेब्लिश करेगा, कौन उन नियमों को बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करवाएगा इन ऑल ओवर द इंडिया। तो ये कौन तय करता है कि समाज को नियंत्रण करने वाले कानून होने चाहिए, कि हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी, कि कौन होगा जो रूल मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, कौन होगा जो एक प्रोसेस, जो कोऑर्डिनेशन सेट प्रोसेस है उसमें अपना पार्टिसिपेशन करेगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और आगे में इसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो भाई अब इस बात को अब जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। कौन बताएगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। पूछा कॉन्स्टिट्यूशन ने ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि किसके पास होगी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, किसके पास होगी रूल मेकिंग पावर, कौन करेगा इम्प्लीमेंट उन रूल्स को। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स to who get to decide what the law will be in principle, कि संविधान के पास इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि कौन करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइडेड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो मतलब कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड होगा, किस तरीके से गठन किया जाएगा, सरकार किस तरीके से बनेगी, सरकार का गठन कैसे होगा, और वो सरकार जो हमारे लिए रूल बनाती है, जो हमारे लिए प्रोसेसिंग करती है, जो हमारे लिए बिल पास करती है, वो सारे कार्य, उनके सारी शक्तियाँ कौन बताएगा भाई? संविधान बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अगर मैं इसको सिंपल करके बताऊँ तो सिंपल करके इसका क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट टू मेक लॉज, मतलब संविधान ही निर्दिष्ट करना, संविधान के पास ये निर्दिष्टता की पावर होती है कि वो समाज में निर्णय लेने की शक्ति कौन रखता है।
तो यहाँ पर बात करते हैं द पार्लियामेंट गेट to decide law and policies and that the parliament itself be organized in a particular manner। तो हमें यहाँ पर किसकी बात आई सामने, पार्लियामेंट की बात आई, ठीक है, पार्लियामेंट की बात आई, मतलब संसद को कानून और नीतियाँ तय करनी पड़ती है और यह संसद को एक विशेष तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन रूल बना रहा है भाई, यहाँ पर संसद रूल बना रही है, पार्लियामेंट रूल बना रही है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप सिविक्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि जो फ्रेमवर्क होता है, जो रूल मेकिंग प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क होता है, उसके लिए एक बिल लाना पड़ता है, एक आप कह सकते हैं कि एक स्टार्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, सेट्स होते हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों पैनल्स, इन तीनों पार्ट्स के आसपास घूमते हैं, तब जाके वो एक रूल बनता है कि अगर वो रूल अगर वो बिल है तो वो पार्लियामेंट में पहले पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट की लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो पार्लियामेंट की लोकसभा के बाद फिर वो राज्यसभा में एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा एंड देन द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया मीन्स प्रेसिडेंट विल बी साइन ऑन दैट बिल एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द एक्ट और वो कानून बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है भाई, ये प्रोसेस चल रहा है कहाँ पर भाई, पार्लियामेंट में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, पार्लियामेंट में। अच्छा, पार्लियामेंट से मुझे एक बात याद आ गई, आप मुझे बताएंगे कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 1 पार्ट होता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पार्लियामेंट के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। प्लस आप मुझे एक और चीज़ बताएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर्स कौन होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा और आपके लोकसभा के स्पीकर्स कौन होते हैं, तो ये आप मुझे नेक्स्ट इसमें आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करता है कि लॉ एंड पॉलिसीज़ किस तरीके से कौन सी इम्प्लीमेंट कराई जाएगी इन दी कंट्री, इन दी सोसाइटी। तो हमारे पास आंसर आ जाता है हु विल गेट द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस, और पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस किसके पास है भाई, पार्लियामेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। थर्ड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करता है, थर्ड एक और हमारी जो अगर आप किसी को पावर्स देते हैं, अगर आप किसी को शक्तिशाली बना देते हैं, अगर आप किसी को जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बना देते हैं, एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अपग्रेडेड कर देते हैं, तो कुछ लिमिटेशंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो बच्चों, आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब प्रजातंत्र है, इसमें लोकतंत्र है, इसमें प्रजा का तंत्र चलता है, लोगों का शासन चलता है। तो वो जो रूल्स बनेंगे, जो वहाँ पर अधिकार दिए जाएंगे, जो प्रिंसिपल सिद्धांत जो दिए जाएंगे, नैतिक कर्तव्य जो दिए जाएंगे, ये सभी इर्द गिर्द घूमेंगे, ये सभी उन्हीं के सराउंडिंग्स में रहेंगे। और वो किन की सराउंडिंग्स में रहेंगे भाई, लोगों की सराउंडिंग्स में रहेंगे, पीपल की सराउंडिंग में रहेंगे, उन्हीं के लिए होंगे, वो उन्हीं के भलाई के लिए होंगे, जिससे कि नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, अगर आप किसी को पावर ऑफ मेकिंग देते हैं, डिसीजन मेकिंग देते हैं, तो आप कुछ लिमिटेशंस भी देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था वो क्या था, कोऑर्डिनेशन सेट करना। सेकंड फंक्शन हमने देखा टू डिसीजन मेकिंग पावर, कि पावर डिसीजन मेकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। और थर्ड जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, जो ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन से ऐसे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसमें वो लिमिटेड कर देगा पावर्स को। तो यहाँ पर बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज, बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर देता है, सरकार की शक्तियों को वो निर्धारित कर देता है या सीमित कर देता है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक टर्म आ जाती है फंडामेंटल राइट्स। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं,
कौन मुझे बताएगा कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सबसे पहले जो कमेंट करेगा इसके बारे में मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेम कॉल करूँगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे टोटल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आपको बताना कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? दैट all of the persons as citizens and which no government can ever be allowed to violate। कि संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में, जैसे हमारे जो है एजुकेशन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है हमारा। ठीक है, हमारा आर्टिकल 15 है, जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर और एक्सेट्रा। ठीक है, कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, जो कि छुआछूत जैसे कि पहले चलता था सोसाइटी में, तो उसको अबॉलिश करता है। इसी तरीके से जो हमारे पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए और उनके बेसिक टर्म्स जो दिए हुए हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो उन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो अपर हाउस, चाहे लोअर हाउस, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, तो उसकी गवर्नमेंट कभी भी वॉयलेट नहीं करेगी, कभी भी उसको स्थगित नहीं कर सकती हमारे अधिकारों को। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर पावर देता है तो वो कुछ लिमिटेशंस भी देता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे जब मैं इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो इमरजेंसी की ड्यूरेशन में, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इमरजेंसी की ड्यूरेशन में जिनके ऊपर थोड़ा बहुत वॉयलेशन हो जाता है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को लिमिट कर देता है गवर्नमेंट की। तो फर्स्ट हमने देखा कि फंडामेंटल राइट जो हमें गवर्नमेंट ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए टू द सिटीजन, वो कभी भी अबॉलिश्ड नहीं किए जा सकते थ्रू टू द गवर्नमेंट। सेकंड बात करता है टू एक्सेप्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये जो अधिकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन डिफर करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार कुछ दिए हुए हैं, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अधिकार दिए हुए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? और ड्यूटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूटीज़ जो है वो USSR से ली गई हैं। आप मुझे बताएंगे कि हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कहाँ से, कौन सी कंट्री से लिया हुआ है। बट मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। मतलब कि ज़्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। कि जो सभी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो आपका क्या नाम है मौखिक हो, ऑरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटन डॉक्यूमेंट हो, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। इस बात का आप याद रखेंगे, ठीक है। सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड एरिबिट्री एंड फॉर नो रीज़न। कि बिना किसी भी विदाउट रीज़न आप कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकते। ये एक बेसिक राइट है जो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है टू देयर सिटीजन्स, ठीक है। दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा नहीं कि भाई कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो है वो एक हायर अथॉरिटी है तो वो किसी को भी जेल में बंद कर सकते हैं, नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमेशा फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक राइट्स पीक पर होंगे और इनको फॉलो करवाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन करवाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपकी किसी भी अधिकार को, जैसे हमें पता चल गया सर कि हाँ जी समझ में आ गया कि हमारे अधिकारों को नहीं हनन कर सकता, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन अगर सर फिर भी किसी ने हमारे अधिकारों को छीन लिया, हमें अपनी बात कहने का जो अधिकार है, जो राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच आर्टिकल 19, अगर ऐसा कुछ हुआ, या फिर आर्टिकल 15 जैसे है कि सर हमें जो है वो कलर के बेस पर या हाइट के बेस पर, या फिर आप कह सकते हो कि क्लास के बेस पर मुझे वहाँ जाने नहीं दिया या मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, तब आप क्या करें? तो सर तब हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों उस टाइम पीरियड में हमें एक प्रोटेक्शन
जिसको कह सकते हैं कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला गया है, सोल ऑफ राइट्स जो है, जो हमारा मौलिक अधिकार जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल नंबर 32। आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी अधिकार छीना जाता है। इसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में इन डीप पढ़ेंगे जब मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, तब हम इसमें और ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे पास क्या है, द पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको लिमिट किया है, जिसका हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा है। और फर्स्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट जिसके पास फुल पावर है उसके ऊपर लिमिटेशन है कि वो क्या नहीं कर सकती, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को पोजेस नहीं कर सकती, वॉयलेट नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, चौथे एस्पिरेशन पे चलते हैं, चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि 3 पॉइंट हमें समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या था, टू सेट द कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द पीपल, लोगों के मध्यस्थ क्या बनाना, समन्वय बनाना, आपस में कह सकते हो भाईचारा स्थापित करना, आपस में लोगों को एकजुट करके रखना, ये पहला कार्य होता है संविधान का। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा इट विल प्रोवाइड द पावर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करेगा, पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करेगा टू मेक द लॉज, कानून बनाने के लिए। तीसरा हमने क्या देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर प्रोवाइड की थी टू द पार्लियामेंट, टू द गवर्नमेंट, उसको वो लिमिट कर देगा, उसको वो आप कह सकते हो कि उसको सीमांकित कर देगा, उसमें सीमा लगा देगा। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है संविधान का, जो वो कार्यरत होता है किसी भी देश में या इंडिया में, तो वो हम देखेंगे। तो समाज की आकांक्षाएं मतलब एस्पिरेशन, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। बच्चों ये डिफ़र करता है, ध्यान रखना, हर एक सोसाइटी की नीड, हर एक सोसाइटी के गोल्स, हर एक इंडिविजुअल के गोल्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। जैसे मुंबई का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, मुंबई का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो और उसके साथ ही किसी दूसरे गांव का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे रटोल गांव हो गया, या फिर किसी दूसरे गांव का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, विलेज का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। दोनों की एस्पिरेशंस, दोनों के गोल्स बहुत अलग अलग हैं। एक जो है रटोल जैसे गांव जो है वो डिपेंड करता है, उसके इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके आकांक्षाएं, उसके एस्पिरेशन, उसके गोल्स हैं टू अचीव हाई प्रोडक्टिव लेवल्स, उसके हाई फर्टिलिटी लेवल्स ऑफ द सॉइल। उसका एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपजा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्या कर सके, वहाँ पर प्रोडक्शन कर सके। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ पर कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी चलती है वहाँ से, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो दोनों की गोल्स अलग हैं। इसी चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो एक कह सकते हो कि माइंड में रखकर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस एनेबल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स टू गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स कम ऑफ विच आर, यहाँ पर ओम लिखा है, ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल, कि कुछ ऐसे वेलफेयर मेजर्स को स्टार्ट करना, कुछ ऐसे कल्याणकारी उपाय, सकारात्मक कल्याणकारी उपाय लेकर आना जिससे कि समाज का क्या हो सके, भला हो सके, उनके गोल्स को, उनके लक्ष्यों को, उनके आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। मतलब कि यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि रटोल जो है वो उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद का एक गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, तो ये गवर्नमेंट का एस्पिरेशन होगा, ये गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं कि रोल प्ले उसमें करेगी कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे टू दी रटोल, टू दी दैट विलेज वो नीड टू गेट मोर प्रोडक्शन। तो ये सब देखेगा कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज़ भी देखेगी, मतलब राज्य भी ये देखेगा कि कौन कौन से कार्य ऐसे होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे मेजर्स होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे रूल्स होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे आप कह सकते हो कि हेल्प होनी चाहिए टू दी विलेज, अ पर्टिकुलर और होल विलेज टू गेट मोर इन प्रोडक्टिव लेवल। और ये वो भी देखेगा जो अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों को एस्पिरेशंस को, दोनों के गोल्स को अचीव करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ऑल्सो enjoin government to
फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो राज्य की नीतियां बनाने के निर्देशक तत्व हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर राज्य स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे आप कह सकते हो महाराष्ट्र, जैसे आप कह सकते हो आपका झारखंड, आप कह सकते हो जैसे कि मध्य प्रदेश, तो ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य कौन कौन से रूल्स बनाएगा, कौन कौन से ऐसे निर्देशक नीतियां बनाएगा जिनके वजह से लोगों के बीच में वहाँ के जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, जो गोल की, जो आप कह सकते हो कि एक गोल सेट सोसाइटी है, जिन्होंने अपना एक एम बनाया हुआ है, तो उस एम को, उस एक स्टेज को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, ये सारे के सारे फंक्शन काम करेगा कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में आपको बहुत डीप में बताऊंगा। जब हम इसके बारे में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ किस तरीके से फंक्शनेट होती है और कौन कौन से वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो काम करती है। आगे बात करते हैं। संविधान का चौथा कार्य सक्षम करना है कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार और न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियां बनाई जाए। मतलब द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेबल टू गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। की सोसाइटी के लिए एक ऐसा आप कह सकते हो क्राइटेरिया, एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक एक क्राइटेरिया सेट कर जाए, एक एरिना सेट कर दिया जाए जिसमें सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए। इसी के लिए कई सारे प्रोसेस, कई सारे आप कह सकते हैं कि एक्शंस, कई सारे बिल पास हुए, कई सारे एक्ट बने, जिसमें से कई सारी योजनाएं भी बनी, प्लानिंग भी बनी। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 ईयर प्लान्स बने, ठीक है, इकोनॉमिक प्लान बने, नीति आयोग बना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ के लिए की गई हैं? ताकि वेलफेयर हो सके सोसाइटी का, सोसाइटी अपने एस्पिरेशनल गोल्स को पूरा कर सके। इसीलिए चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है संविधान का, वो क्या होता है? टू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, कि लोगों को सोसाइटी के लिए एक क्या बना सके? आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ प्रदान कर सके, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर सके, स्टेट प्रोवाइड कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके टू द पीपल टू अचीव देयर गोल्स। थैंक यू बच्चों। तो आज जो हमने बात की वो बात की कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में, मेन फंक्शंस के बारे में। आपका चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 11 फर्स्ट बुक एंड फर्स्ट चैप्टर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। विनय शर्मा लर्निंग पोर्टल। थैंक यू वेरी मच।